तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 224 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि लूफी को चैलेंज मिल चुका था एनचेस्टर को हराने के लिए। लूफी के पास टाइम ही टाइम था, लेकिन यहाँ पे लूफी के लिए सामने ये मुसीबत थी कि आखिरकार वो अंडाइन में रहकर एक पाइनिकल टेक्निक यूनिवर्स मास्टर की कैसे बना पाएगा। फिर हमें यहाँ लूफी को दिखाया जाता है, जिससे रियलाइज हो जाता है कि उसके मास्टर इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जो कि ऐसा चैलेंज देंगे। और वो निकल पड़ता है यहाँ पे किसी रास्ते की तलाश में, कहीं ना कहीं ये रास्ता आएगा जिसे वो पार करके एक टेक्निक को बना पाएगा। अब यहाँ पे लूफी जानता था यूनिवर्स के बारे में कि यहाँ पे लॉ मर्ज हो सकते हैं, गोल्ड वुड वाटर फायर ग्राउंड वाइंड लाइटनिंग लाइट टाइम एंड स्पेस, और ये सभी ओरिजिनल स्पेस में ही काम आते हैं और ये सभी सिमिलर होते हैं। यूनिवर्स लेवल, डोमेन लेवल, सेक्टर्स लेवल, ये सभी प्राइमरी यूनिवर्स में ओरिजिन यूनिवर्स में सेम रहते हैं। अब यहाँ पे लूफी इन सब के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे लार्जेस्ट यूनिवर्स हैं, बिलियंस ऑफ फ्रेस मौजूद है। प्राइमरी यूनिवर्स और यूनिवर्स ऑफ द स्पेस बीच ये दोनों एक ही जैसे हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये उनमें से एक स्मॉल है। यहाँ की कल्टीवेशन बहुत ही ग्रेट बीइंग्स है, इनकी लॉ कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ टाइम और इन्वायरमेंट का डिफरेंस है इन दोनों यूनिवर्स में। लूफी एज्यूम कर लेता है कि यहाँ पे लूफी जब परफेक्ट लाइफ जीन लेवल में आ चुका है तो गोलिनॉन बीस्ट फिर से इवॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टीरियस स्पेस में आ चुका है और वो ये कंक्लूड करता है कि असल में लूफी ही गलत था, वही गलत था। यहाँ पे यूनिवर्स में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार इस यूनिवर्स में स्पेस बीस्ट में कैसे डिफरेंस हो सकता है। और लूफी सोचने लगता है कि यहाँ पे मैं अपने परफेक्ट जीन लेवल में आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, लूफी अब से ठोटा जाता है। अल्लो देखा जाए गोल्डन बीस्ट परफेक्ट लाइफ जीन लेवल पे आ चुका था और यहाँ पे क्वालिटी वाइज अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि आई एम द यूनिवर्स है उसको भी परफॉर्म कर पा था, लेकिन फिर भी उसकी इनफ क्वांटिटी नहीं थी। उसकी गॉली बॉडी के साथ 55,000 मार्च तक के आ चुकी थी, लेकिन गोलिनॉन बीस वो सिर्फ अभी 600 मार्च पे ही आई हुई थी, जो कि उसका 55,000 का 1/100 पार्ट ही था। लूफी इन सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिर क्या करूं, मैं अपने खुद की इनहेरिटेंट टेक्निक को नहीं यूज कर पा रहा हूं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लूफी के मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं और यही वो सोचता है कि अगर यहाँ पे यूनिवर्स नाइट भी होता तो आखिरकार यूनिवर्स लेवल का मास्टर अल्टीमेट टेक्निक कैसे बनाता। फिर हमें सीन चेंज को बेस कॉर्ड सेक्टर के इनसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पीक में एनचेस्टर को व्हाइट कैप में दिखाया जाता है। वहाँ पे एनचेस्टर के साथ कोई और नहीं सिटिंग माउंटेन गेस्ट बैठे हुए थे। वहाँ पे एनचेस्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट से कहते हैं कि लगता है कि आपका डिस्पल यहाँ पे ट्रबल में आने वाला है। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि चिंता मत करो। अब दोनों यहाँ पे लूफी को ही देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एनचेस्टर को, जो कहते हैं कि तुम इम्प्रेसिव हो, तुम्हारे सेकेंड डिस्पल की लाइफ जीन ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स आ चुकी थी, जो कि तुम्हारी मदद से ही हुई होती है, लेकिन तुम्हारा थर्ड डिस्पल तो वो तो अपने आप से ही अपने परफेक्ट लाइफ जीवन लेवल जीन को हासिल कर लिया है। यहाँ पे तुम अपने डिस्पल को कल्टीवेट करने में तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो, खासकर उसके जीन्स लेवल को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस को दिखाया जाता है, जो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे यूनिवर्स ऑपरेशन लॉ के भी अगेंस्ट हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्पल को कल्टीवेट कराने में सक्षम था। तो एनचेस्टर कहते हैं कि हाँ तुमने तो सही कहा, लेकिन फिर भी तुमने अपने तीसरे डिस्पल को यहाँ पे ट्रेन किया है। वहाँ पे उनमें कई सारे बातें होने लगती हैं, जहाँ पे फाइनली यहाँ पे वो पूछते हैं कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट, यहाँ पे तुमने कहा था कि वो 1 लाख इराज में कंप्लीट करेगा, तुम अपने बाउंटी को भूलना मत। अब यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसको देखकर वो कहते हैं कि तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिस्पल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर 1 लाख इराज में बन जाएगा, या फिर तुम ये सोचते हो कि वो अनडाइंग फाइटर में रह के ही एक यूनिवर्स मास्टर जितना एक अल्टीमेट टेक्निक बना पाया। आखिर तुम्हें क्या लगता है। दोनों ही बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे दोनों बेट लगाए हुए थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेट के मुताबिक अगर लूफी यहाँ पे यूनिवर्स नाइट बन जाता है, लेकिन फिर से यहाँ पे वैसी भी सारी सेम चीज़ें बताई गई होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। डायरेक्टली बात पे आते हैं। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है
जो कि लेक के किनारे 9 दिन बैठा हुआ था। वो वहाँ पे सोच रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे लू फेंग के सामने बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो इन सब के बारे में सोच रहा था और फाइनली लू फेंग डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ पे बेस गॉड में सेक्टर में आया हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई रीजन होगा, चलो मैं बेस गॉड सेक्टर को एक्सप्लोर करता हूँ। इसके बाद लू फेंग फिर से वहाँ पे हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है। लू फेंग जानता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी जिससे वो अल्टीमेट टेक्निक बना सकता है और 1,00,000 ईयर इराज और बिलियंस ईयर्स बहुत ही लंबा अरसा होने वाला है और लू फेंग तो बिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे तो नहीं रहने वाला है। ऐसा किया तो यहाँ पे उसे अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना पड़ सकता है या फिर यहीं पे लाके अपने आप को यूनिवर्स सुप्रीम लेवल तक ट्रेन करना पड़ सकता था। और फिर लू फेंग वहाँ पे सब चीज़ ढूंढने लगता है और यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अपने सोल एम्प्लीफिकेशन को बढ़ाएगा और लू फेंग को दिखाया जाता है, ये घूमने लगता है और वहाँ पे हर एक स्कल्पचर्स को देखने लगता है। अब यहाँ पे घूमते घूमते लू फेंग को ये पता चलता है कि बीस गॉड सेक्टर में टोटल 64 बीस गॉड स्कल्पचर्स मौजूद हैं, जिनमें से 8 नेचुरल बीस गॉड्स हैं जो कि 8 हायर लेवल के स्कल्पचर्स हैं। उनमें 10,000 ऑफ सीक्रेट टेक्निक्स, 36 अल्टीमेट टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स मास्टर, 123 पाइनिकल टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स मास्टर और लगभग 3000 अल्टीमेट टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स नाइट्स और 10,000 ऑफ पाइनिकल टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स नाइट्स हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर इतने सारे टेक्निक्स मौजूद हैं तो लू फेंग किसी युग को क्यों नहीं सीख पाता। तो यहाँ पे मसला यही है कि लू फेंग की जो लॉ कॉम्प्रिहेंशन है ना वो बहुत ही लो है, इससे वो इन सारे टेक्निक को नहीं सीख पाएगा। अगर लू फेंग अपनी लॉ कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने बैठा तो वो बढ़ाता ही रह जाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। वो इस लेवल को इतने साल में रीच ही नहीं कर पाएगा कि वो इतने अल्टीमेट टेक्निक को सीख सके। इससे अच्छा है कि लू फेंग अपनी अल्टीमेट टेक्निक बनाने पे ध्यान दे, वो इसमें जरूर कामयाब हो पाएगा। लू फेंग के पास यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है अपने लॉ इनकार्विंग्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन आगे देखते हैं कि लू फेंग अपने लॉ इनकार्विंग्स तो उन सारे अल्टीमेट टेक्निक्स को कैसे बनाता है। और फिर लू फेंग सोचने लगता है कि यहाँ पे कई सारे टेक्निक्स हैं, मुझे किसी ना किसी एक को तो सीखना ही होगा। अब बीस गॉड सेक्टर्स उस सारे एपेक्स ऑफ माउंटेन्स में होते हैं। यहाँ पे एंचेस्टर लू फेंग पे नज़र बनाए हुए होते हैं और लू फेंग जिस 8 स्कल्पचर्स के सामने खड़ा होता है ना वो असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो वहीं पे रुका हुआ होता है। इसको देखकर एंचेस्टर कहते हैं कि तुमने सच में वहाँ के गोल्डन बीस स्कल्पचर्स पे 3 साल बिता दिए हैं, लगता है तुम्हें एहसास हो गया कि वो सारे 20 गॉड स्कल्पचर्स में सेक्टर के मोस्ट प्रीसियस पोजीशन में से एक है। यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे बंदों ने भी इसके बारे में रियलाइज़ किया है, तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बारे में रियलाइज़ तो कई ने किया है लेकिन इसको किसी ने भी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाया है। इसको सीखने वाले मेनली यूनिवर्स मास्टर लेवल के ही बंदे होते हैं, उनमें से भी कुछ ही ने इसको सीख पाया है। और यहाँ पे तुम सिर्फ एक अंडाइंग बंदे हो तो तुम क्या इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे एंचेस्टर बहुत ही केयरफ्री होते हैं कि लू फेंग तो कर ही नहीं पाएगा। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उन 8 स्कल्पचर्स के सामने खड़ा होता है। लू फेंग वहाँ पे बड़ी वेरिएट तरीके से उन स्कल्पचर्स के समय टाइम स्पेंड करने लगता है शॉर्टर पीरियड में, और ऐसे ही कई लंबे अरसे तक वहाँ पे ऐसे बीस्ट में सामने खड़े होकर उन सबको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि लू फेंग को भी यहाँ पे एहसास हो गया था कि उनमें कुछ न कुछ जरूर ऐसी बात है जिससे कि लू फेंग उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। 64 बीस्ट गॉड स्कल्पचर्स को पढ़ने के लिए लू फेंग को 52 साल लग जाते हैं। और लू फेंग जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट में होता है वो कहता है कि मैं जितना ज़्यादा इसको देखता हूँ उतना ज़्यादा मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये सभी परफेक्ट है। अब लू फेंग को बार बार एहसास हो रहा था और लू फेंग कहता है कि यहाँ पे 1 स्कल्पचर्स में इनकम्प्लीट लग रहा है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, आके इसमें क्या छूट रहा है। लू फेंग उन सबको फिर से पढ़ने लगता है, वो सोचता है कि इसमें कुछ न कुछ खास बातें। अब यहाँ पे ऐसी कई सारे फिर से लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई है, इसके बारे में मैं स्किप करता हूँ। अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको पढ़ना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मुझे सक्सीड होना चाहिए, फर्स्ट मुझे अपने बेस गॉड सेक्टर में यहाँ डिपेंड होगा, यहाँ पे मुझे अपने आप को रेस्ट करना होगा। यहाँ पे लू फेंग के पास टाइम है कि वो बेस गॉड को सेक्टर को स्टडी कर सकता है जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ है। अब लू फेंग के पास 9 वॉल्यूम थे, स्टार्ट आते टैलेंट टेक्निक थी और आई एम द यूनिवर्स और एंडलेस रिमोट ओशन थी। लू फेंग को और भी चीज़ें चाहिए थी। लू फेंग अपने सारे एनालाइज करने लगता है ऑप्शंस को कि लू फेंग के पास क्या है। वो कहता है कि मेरे पास 9 वॉल्यूम्स है,
जो कि यूनिवर्स का एक काइंड है। स्टार टावर है जो कि इस यूनिवर्स का सुप्रीम ट्रेजर में से एक है। एंचेस्टर के बिना यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि स्पेस बेस्ड अलायंस में इसको पोजेस कर सकता है। और लू फेंग के पास ऐसा ट्रू ट्रेजर है। यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी टेक्निक के बारे में बात करता है जो कि आपको पहले से ही पता है, जो कि एनालाइज कर रहा होता है। इसको जानने की जरूरत नहीं, इसको भी स्किप करता हूँ। और फिर हमें सीन चेंज का प्राइमर यूनिवर्स का दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का अर्थलिंग बॉडी होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ओरिजिनल यूनिवर्स में लू फेंग का अर्थली बॉडी तो होता ही है। अभी यहाँ पे जिस जगह पे आया हुआ है लू फेंग, वहाँ पे कोलिन और बीस और मोसा क्लासमैन की बॉडी मौजूद होती है सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि लू फेंग जब अटैक करने गया होता है फोर्ट मेटल को, तो वहाँ पे सिर्फ अपने मोसा क्लासमैन को और गोल्डन और बीस को लेकर गया होता है। इसी कारण यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो चला जाता है स्टार टावर में, ताकि वो वहाँ के अल्टीमेट टेक्निक्स को सीख सके और वहाँ पे भी वो अपने आप को ट्रेनिंग कर सकता है। अब टाइम बीते लेकिन ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए, यही लू फेंग का मसला था। लू फेंग यहाँ पे और भी ज़्यादा इसको सीखना शुरू कर देता है। लू फेंग के पास अल्टीमेट गॉडली पावर थी जो कि उसे एंडलेस लिमिटलेस एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। वो इसी के साथ अपनी टेक्निक को स्टार्ट करता है और वो वहाँ पे एक मिनिएचर यूनिवर्स को क्रिएट कर पा रहा होता है जो कि ओवल शेप का होता है। लू फेंग कहता है एक यूनिवर्स, एक मिनिएचर यूनिवर्स। अब लू फेंग अपनी कॉन्शियसनेस में इंटर करता है जहाँ पे मिनिएचर यूनिवर्स होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। अब ये पहला दफ़ा था जब लू फेंग ने आई एम द यूनिवर्स को यूज़ किया होता है। लू फेंग को जो इम्प्रिंट मिली होती है उसके मुताबिक ये एक मैजिकल टैलेंट टेक्निक है जो कि एक्टिवेट होती है गॉडली पावर पे। और लू फेंग जब अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को परफेक्ट जीन्स पे ले आया है तो वो इस टेक्निक को अभी परफॉर्म कर पा रहा होता है। इसी कारण लू फेंग एक मिनिएचर मतलब छोटा सा यूनिवर्स को क्रिएट कर पा रहा होता है, लेकिन इसके लिए लू फेंग को अपनी गॉडली बॉडी को बर्न करने की ज़रूरत होती है। लू फेंग इस पे और भी ज़्यादा एब्सोल्यूट कंट्रोल करने लगता है। अब लू फेंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को कहेगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी लू फेंग पे उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। अगर लू फेंग ऐसा ही करता गया तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो उसको एक्सप्लोर भी करता है, उसकी एक्सप्लोजन की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही ट्रांसेंडल टेक्निक है, मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास ऐसे भी टेक्निक होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे लू फेंग कहता है मेरी मदद नहीं हो सकती क्योंकि ये टेक्निक भी इतनी पावरफुल नहीं है कि जो एंचेस्टर को हरा सके। इसके बाद वो फिर से अपने इन कार्विंग्स को पढ़ने लगता है उन्हीं स्कल्पचर्स की मदद से, और यहाँ पे ऐसे ही होने लगता है। बहुत सारी फिर से टेक्निक्स की बातें होती हैं जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, जो कि लू फेंग कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने टेक्निक को यहाँ पे कर लिया होता है, लेकिन दिखाया जाता है कि मिनिएचर यूनिवर्स को और भी ज़्यादा देर तक रखने के लिए बहुत ही गॉडली पावर कंज्यूम होने लगती हैं। और लू फेंग ने अभी तक 90 सेकंड तक इसको रखा होता है, जो कि रिमोट ओशियन के 55,000 मास की जितनी जो गॉडली पावर होती है उतनी खा रही होती है। मतलब ये हुआ कि जो इसमें गॉडली पावर खर्च हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसे देखकर लू फेंग बहुत ज़्यादा इसकी डिस्कवरी को देखकर हैरान हो जाता है। अब लू फेंग को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भनक लगता है क्योंकि लू फेंग यहाँ पे उन सब बीस गो स्कल्पचर 64 थे उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे 92 स्मॉल बीस गो स्कल्पचर्स लू फेंग के सामने आते हैं, लेकिन वो सभी 64 से सेम थे। मतलब उन दोनों में कुछ न कुछ ताल्लुक था। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है जो 92 बीस गॉड्स इनकार्विंग्स थे वो कंपोनेंट्स के जैसे थे, वो सभी मिलके एक हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि वो 92 टुकड़े में बटे हुए हैं। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और उससे वो समझ जाता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ तो यहाँ पे कनेक्शन है। लू फेंग वंडर करने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और सडनली लू फेंग को एक नया दरवाज़ा मिलता है, उसकी नई सोच खुलती है और वो कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर वो 64 बीस गो इनकार्विंग्स को नहीं जानता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। ये जानकर लू फेंग हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी चीज़ों को फिर से पढ़ने लगता है, और अब फिर हमें सीन चेंज कर सिटिंग माउंटेन गेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर वो भी महसूस कर पा रहे होते कि लू फेंग उन 64
इनकार्विंग्स पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा समझ चुका है और वो क्या था कि अगर वो उसको ऐसे ही अच्छे से पढ़ता गया तो हो सकता है कि वो इसको अच्छे से सीख जाए। अब यहाँ पे एंचेस्टर भी कहते हैं कि नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेट लगाने वाले हैं। वो जानते थे कि लू फेंग हो सकता है 64 के पास जरूर जाएगा और उसे सीखने की कोशिश करेगा। अगर लू फेंग वहाँ नहीं जाता तो इम्पॉसिबल था कि लू फेंग इसको पास भी कर पाता, लेकिन सिटिंग माउंटेन गेस्ट जानते थे, इसी पे उन्होंने बेट लगाया हुआ था। अब लू फेंग के पास बहुत ही टाइम था, लेकिन लू फेंग इसको सीख पाता है या फिर नहीं। अब दिखाया जाता है सीन चेंज कर लू फेंग को, जो कि कंप्लीटली ऑब्सेस हो चुका था। जब लू फेंग को इनसाइड 64 इनकार्विंग्स के बारे में पता होता है, लू फेंग कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 64 इनकार्विंग्स ऐसा इनक्रेडिबल टेक्निक परफॉर्म कर सकता है। अब इसके कारण लू फेंग आई एम द यूनिवर्स नाम की जो उसकी इनहेरिटेंट टेक्निक होती है उसको परफॉर्म कर पा रहा था। अब पहले जब गोल्डन वन बीस्ट अपनी परफेक्ट लाइफ जिम से नहीं आया था तो उस वक्त वो इसको नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब लू फेंग ने इस टेक्निक को पढ़ा तो वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर पा रहा होता है, जो कि इन सब के वजह से हुआ होता है। लू फेंग फिर से इसको स्टडी करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर इसको सेक्टर के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंचेस्टर भी नीचे देखने लगते हैं और वो कहते हैं ये वियर्ड है। आखिरकार वो उन ड्राइंग्स इनकार्विंग्स पिक्चर्स की तरफ क्यों देखे जा रहा है। एंचेस्टर वो लू फेंग को साफ देख पा रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये यहीं पर ऐसे ही उन सारे पिक्चर्स को ड्रॉ करने वाला है, वो भी 10,000 सालों तक, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। लू फेंग यहाँ पे उन सभी जितने भी 64 होते हैं उन सभी के सामने बैठकर ड्राइंग बना रहा होता है। एक समझ लो आप एनर्जी फ्लो करके, जैसे कि आप लोग अटैकिंग सिस्टम को जानते ही होंगे। अब लू फेंग एक इनकार्विंग्स को बना रहा होता है। समझ लो ऐसा कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, उनमें से कुछ ऑप्शन को अगर आप सही मिला दोगे तो वो सही हो जाएंगे। ऐसा ही लू फेंग के पास ऑप्शन था। यहाँ पे लू फेंग ड्राइंग करते जाता है, वहाँ पे ड्राइंग करते जाता है, जहाँ पे उसे किसी न किसी एक में तो मिल ही जाएगा और वो उसकी एक अल्टीमेट टेक्निक होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे रैंडमली हर एक इनकार्विंग पिक्चर्स के कंबाइनेशन को ड्रॉ करने लगता है। वहाँ पे लू फेंग ने देखते ही देखते कई सारे टेक्निक्स को क्रिएट कर देता है, लेकिन उन सारे टेक्निक्स में से बहुत कमजोर होते हैं। कुछ ही अनडाइंग टेक्निक को राइवल कर पाते हैं, जो कि स्टार मैप के थर्ड मूव में होता है। अब याद रखना स्टार मैप स्टार टावर से अलग है। स्टार मैप एक छोटा मोटा ट्रेजर है जो कि आगे चल के लू फेंग का काम नहीं देने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग जैसे जैसे उन सबको क्रिएट कर रहा होता है, उसको ड्रॉ कर रहा होता है, वो थ्रिलिंग हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसे जरूर न जरूर कोई एक रास्ता मिल जाएगा। लू फेंग रैंडमली ड्रॉ करने लगता है। अब बताया जाता है कि वहाँ पे आई एम द यूनिवर्स के लिए बिलियंस ऑफ रास्ते हैं थ्रेड्स को कंबाइन करने के, जिसमें कि लू फेंग इसको करने वाला है और इसके लिए बहुत ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि बिलियंस को एक साथ एक एक करके कंबाइन करने में इसका परम्यूटेशन से निकाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इस पे लगा हुआ रहता है। अब लू फेंग इस पे ट्राई एंड एरर कर रहा होता है, जिसमें कि वो कई सारे टेक्निक्स को भी क्रिएट कर रहा था, जो कि स्टार मैप के थर्ड पावर मूव को राइवल कर रहा होता है। लेकिन लू फेंग उस सब में नहीं रुकता, वो ऐसे ही करता जाता है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो ऐसा ही करता जाता है। लगभग दिखाया जाता है 10 मिलियंस पास हो चुके होते हैं। अब 10 मिलियन ईयर्स असल लाइफ में नहीं बीते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम रेशियो अलग है। अब टाइम रेशियो तो मिल चुके होते हैं। लू फेंग ने एक्सीडेंटली एक अल्टीमेट टेक्निक यूनिवर्स नाइट की बना दी होती है, लेकिन लू फेंग इसके पीछे की थ्योरी को नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर लू फेंग ने एक यूनिवर्स नाइट के अल्टीमेट टेक्निक को कैसे बना लिया, और वो उसके मेमोराइज करने लगता है। वो यहाँ पे हर एक पॉसिबल वे को यूज कर रहा होता है, और जैसे जैसे वो कर रहा होता है वैसे वैसे टेक्निक उसकी आती जा रही होती है। लू फेंग के मन में कई सारे सवाल भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही करते जाते हैं। लू फेंग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते जाता है, उसको करता जाता है। लू फेंग ने लगभग 900 मिलियन वेज को कंबाइन करना सीख लिया होता है, और लगभग 1 लाख में से ऐसे थे जो कि परफेक्टली मैनिपुलेट हो पा रहे थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। टाइम बीतता जाता है, 10 ईयर्स और बीत जाते हैं, मतलब 20 मिलियन ईयर्स हो चुके होते हैं, और मैं वहाँ बेस गॉड सेक्टर के टॉलेस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी बेस गॉड सेक्टर में 180 मिलियन ईयर्स तक यहीं पे रुका हुआ था। मैनचेस्टर देख पा रहा था कि कैसे लू फेंग ऐसे उन सारे इनकार्विंग्स को बना रहा है।
अब यहाँ पे एनचेस्टर देखते हैं कि लू फेंग इतना ट्रेंड कर रहा है और वो उन पाथ को भी फॉलो कर रहा है जिससे कि वो अल्टीमेट टेक्निक बना सकता है। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि लगता है कि मैं इस बार हार जाऊंगा। और वो सिटिंग माउंटेन गेस भी होते हैं जो कहते हैं सिटिंग माउंटेन गेस तो सच में इम्प्रेसिव है। और वो कहते हैं कि सिटिंग माउंटेन गेस जानते हैं कि आखिर उसके स्टूडेंट को कैसे प्रैक्टिस कराना है और वो सोच के रखे होंगे कि उनका स्टूडेंट जरूर पास हो जाएगा। यहाँ पे वो डिसएडवांटेज में होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनचेस्टर का चेहरा भी देखने लायक था कि वो जान चुके थे कि अगर ऐसा गया तो लू फेंग यहाँ पे एनचेस्टर यहाँ पे हार जाएंगे। शौक होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एनचेस्टर लू फेंग को देख ही रहे होते, लेकिन तभी उन्हें जो दिखता है ना उस पर विश्वास नहीं होता और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो बीस्ट के हार्ट को कैसे कंप्रीहेंड कर सकता है। या फिर हमें सीन चेंज कर प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ होता है और उसकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कल्टीवेशन ऐसी ही जारी होती हैं और लू फेंग एक यूनिक स्टेट में आ चुका होता है। लू फेंग ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स तक बीस्ट गॉड पार्ट को स्टडी करने में लगा दिया होता है। वहाँ पे हर एक चीज हर एक पॉसिबिलिटी को उसने किया होता है और लू फेंग का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट गॉड में तब्दील होता जा रहा है। ये साल बीतते जाते हैं, लू फेंग 8 पिक्चर्स इन कार्विंग्स को पढ़ता जाता है और करेंटली लू फेंग 180 मिलियन ईयर्स तक खोया हुआ था उसको पढ़ने में ही। यहाँ पर वो ये भी भूल चुका है और लू फेंग को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक्चुअली में बीस्ट गॉड्स थे। लू फेंग के मन में खुशी, एंगर, रेज, इंसेंटी, जॉय हर एक चीज आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि वो अलग ही स्टेट में आ चुका है। लू फेंग बिना ही मूव किए वहां पे था। ऐसा लग रहा था कि वो गोल्ड बीस्ट गॉड है। वो यहाँ पे मिलेनियम ईयर्स तक सोया हुआ था। अब दिखाया जाता है इस मिलेनियम ईयर्स में लू फेंग की जो ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी और रिमोट ओशन की बॉडी होती है वो डीप स्लम्बर में चली जाती है। यहाँ पे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, यहाँ पे लू फेंग कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहा था। लगभग देखा जाए तो 1000 ईयर्स हो जाते हैं। लू फेंग तो अपनी ह्यूमन की मेमोरी तक को भूल गया था कि वो असल में एक इंसान भी था। उसे लग रहा था कि वो असल में बीस्ट गॉड है। और मिलियन ईयर पास होने के बाद लू फेंग फाइनली यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि क्या यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग, क्या यही होता है इल्यूजन और क्या यही होता है रियलिटी। और लू फेंग का माइंड का स्टेट एक अलग ही लेवल में जा चुका था। 180 मिलियन ईयर्स, इसकी इतने लंबे अरसे तक लू फेंग ऐसा ही बैठा हुआ होता है और आप लोग अंदाजा लगा लो कि लू फेंग की जो मेंटल स्ट्रेंथ होगी वो किस लेवल तक बढ़ चुकी होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, यहाँ पे बताना मुश्किल था कि लू फेंग था या फिर बीस्ट गॉड था, लेकिन वो खड़ा होता है तभी मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो मेमोरी थी उसके पूरे के पूरे दिमाग में फैल जाती हैं और लू फेंग खड़ा होता है, कहता बीस्ट गॉड, क्या ही मैजिकल फीलिंग है। लू फेंग सामने देखता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग को अपना एक अलग ही एहसास होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग एनचेस्टर को कैसे हराता है जबकि उसने हार्ट ऑफ बीस्ट को पा लिया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।